सोनिया कहती मिलने आई वह भी देखी, राजीव कहती आया वह भी देखे। जज नूं यह कहना कि मेरा नाम लंदन तोड़ सिंह है। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, और ये नारा हम तैयार है कि बचाना है, जमहूरियत को बचाना है तो आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। दोस्तों हुशियारपुर की धरती पर उन्होंने कचहरियों पहुंचे हैं जिथे लंदन तोड़ सिंह ने 1932 में अंग्रेजी साम्राज का झंडा पुट के गोलियां दी बछाड़ां विच तिरंगा झंडा लहरा दिता सी। तिरंगा झंडा लहराउण करके उन्होंने 3 साल की सज़ा भी हुई। अज लंदन तोड़ सिंह का जन्मदिन है और शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिहाड़ा भी है। ये दिन कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वालों विशाल रैली करके जिला हुशियारपुर में मनाया जा रहा है। CPM के कौमी जनरल सकत्तर सीताराम जयश्री इस मौके विशेष तौर पर पहुंचे ने। होर भी बहुत सारे आगुआं ने, साबका केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया, कांग्रेसी आगू प्रगट सिंह, CPI के प्रिथीपाल सिंह माड़ी मेगा तो CPM के सूबा सकत्तर सुखविंदर सेखो होरां ने इस मौके संबोधन किया। कौन सी लंदन तोड़ सिंह तुहानूं पूरी वीडियो के विच आगू क्लीयर करनगे। अपनी जानकारी च वाधा करने लई देखो पूरी वीडियो ते नाल ही इस मौके कामरेड जयश्री होरां वल्लों दिता गया पूरा भाषण भी तुहानूं सुणाउंदे हां। आओ अज का जिहड़ा फंक्शन है ये हुशियारपुर ही करना क्यों सबब बनया। दसंबर महीने कामड़ हरकिशन सिंह सुरजीत होना दी असीं 14वीं बरसी मनाउण दा फैसला किया। उस बरसी के मौके ते भी कामड़ जयश्री जी होना ने आना सी, पर उस पिंड दे अंदर साडा पार्टी का एक नौजवान आगू साथी सुखदेव सिंह बासी बनाले तो बहुत गंभीर बीमार हो गए। सारे पिंड वाले जिले वाले कहन लगे, डॉक्टर ने जवाब देता कोई ऐसी घटना ना घट जाए तो सानू ये प्रोग्राम मुलतवी करना चाहिए। 2 दिन पहला मैं कामड़ जयश्री जी उन्होंने फोन पर गल करी कि जे आपां नूं बंडाले वाला प्रोग्राम बरसी वाला मुलतवी करना पएगा। सो वो विचार कामड़ जयश्री उन्हीं मैनू कहन लगे कामड़ सेखो आपां कामड़ सुरजीत होना का जन्मदिन मनाइए। तो मैं कहा जी जे जन्मदिन मनाना तो फिर हुशियारपुर मनाना चाहिए। तो जिथे कामड़ सुरजीत होना ने 16 वरियां की उम्र में अंग्रेजों का यूनियन जैक उतार के तिरंगा झंडा लहराया सी और उस वेले सदा भावें कांग्रेस पार्टी का सी। कांग्रेस पार्टी उस सदे नूं अपने उन्होंने वापस लै चुके सी। कामड़ सुरजीत होनी अपने भूआ जी के पिंड इत्थे ਚੱਬੇਵਾਲ हुशियारपुर नेड़े पैंदा है, हुशियारपुर के इत्थे आए हुए सन। कामड़ सुरजीत उन्होंने ਚੱਬੇਵਾਲ तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जिहड़ा अज भी चलता है, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर प्रगट सिंह जी तुहाडा पार्टी का दफ्तर चलता अज भी, जिथों कामड़ सुरजीत उन्होंने झंडा लिया। जदों कामड़ सुरजीत होनी दफ्तर सकत्तर नूं मिले भी अज सदा सी, मैं भी उस एक्शन च शामिल होने वास्ते आया। तो बुजुर्ग सी दफ्तर सकत्तर कामड़ सुरजीत उन्होंने लिखा भी है, अपनी एक इंटरव्यू भी की उन्होंने NDTV नूं इस संबंध कहन लगे भी सदा तो वापस हो गया। कामड़ सुरजीत होनी कहन लगे क्यों वापस होया। तो उन्होंने दफ्तर सैकटरी बुजुर्ग से खिंच गया, खिंच के कहन लगे जो बहुत औखा तू चढ़ाया। तो कामड़ सुरजीत उन्होंने झंडा फड़िया जेब च पाया। तो जो जिला कचहरियां चाहे इत्थे ही जिथे आपां अज फंक्शन कर रहे हैं जिला कचहरियां यही सी पुरानियां, तो इत्थे कामड़ सुरजीत उन्होंने फुर्ती दे नाल पुलिस ते मिलिटरी अवेसली हो चुकी सी। तो उन्होंने पोल ते चढ़े, यूनियन जैक उतारिया ते तिरंगा लहरा दिता। तिरंगा लहरा के थले उतरे तो एकदम फायरिंग शुरू हो गई। जो मिलिटरी ते पुलिस नूं पता लग्या उन्हें फायर किए, 3 फायर हुए लगातार। कामड़ सुरजीत होनी धरती ते जमीन ते लेट गए। उस तो बाद डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस चों बाहर आया। कामड़ सुरजीत उन्होंने अपने बुकलेट में भी लिखा कि पर चांस एक खुशकिस्मती कह लो, आम तौर पर डिप्टी कमिश्नर अंग्रेजों के होया करते सी ते SP भी अंग्रेजों का हुंदा सी, भारती नहीं सी हुंदा। पर उस समय हुशियारपुर 23 मार्च 1932 वाले दिन डिप्टी कमिश्नर मिस्टर बाखले मराठी सन
भारती सन उन्होंने आके गोली बंद कराई और नाल कहा भी की घटना हुई है। तो उन्होंने कहा कि इस नौजवान ने यूनियन जैक उतार दिता, अंग्रेजों का झंडा ते तिरंगा लहरा दिता। तो उस तो बाद डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस नौजवान को फड़ के कोर्ट में पेश कर दो। जो कोर्ट में पेश किया गया, पहला सवाल सी जज का कि तेरा नाम की है। तो उस वेले सरजीत उन्होंने कहा तुसीं अंदाजा लाओ सारे जने आपां जिन्ने बैठे हैं कि 16 बरियां दी उम्र एक नौजवान वालों जज नूं यह कहना कि मेरा नाम लंडन तोड़ सिंह है, क्योंकि साडी लड़ाई अंग्रेजों नाल, अंग्रेजों नूं असीं मुल्क विचों बाहर कढना चाहुंदे हैं। ये बा कमाल मतलब स्टेटमेंट सी उन्हां दी। मैं बहुता उहदे विस्तार च नहीं जावांगा क्योंकि समा इजाजत नहीं दिंदा। असीं स्टेज लंगर भी तोड़े का प्रबंध बाद किया, इसलिए कामड़ जी उन्होंने 2:30 बजे तक मतलब बोल के जाना, जल्दी चंडीगढ़ फ्लाइट है, उस करके थोड़ा समागम असी उस समय समाप्त करना चाहते। तो उस केस दे विच 3 साल सजा हुई। कुल सजा कामड़ जी की 10 बरियां दी है। ते अज दा ये समागम जिहड़ा असी 3 पहलुआं नूं लैके कर रहे हैं। एक पहलू है कि अज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव उन्हों का शहीदी दिन है जिन्होंने असीं मना रहे हैं। ते कामड़ हरकिशन सिंह सरजीत उन्हों का अज जन्म दिन है। ते देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। ते 3 पहलुआं नूं लैके असीं अज दा समागम कीता। ते कामड़ जैजरी उन्होंने साडा सदा जिहड़ा कबूल किया। बुद्धि हंसां दी हुंदी है, दुद्धों पानी छाण दिंदे, कोई छाणनी नहीं बनी ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧੋਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ बार बार भजे फिरते। 1940 च मैं थोड़े नाल व्याही गई सी, हुण भी 1996 50 साल हो गए। तो तुसीं मैनूं मुल्तान गए तो तुहानूं पता भी कामरेड सरजीत ने बीबी जी नूं सियाणिया नहीं सी बीबी कौन है, कहंदे आ बीबी कौन, ऐडी कुर्बानी। ते कहण लगे भी बीबी जी भी 23 साल मैनूं वेंदी नूं हो गए, रामू वाली जिड्डा ड्यूटी का पक्का आया तो दस दे। ऐ परख के मैनू वजीर बनाया। मैं उन्होंने सामने पैरी डिगते लूंगड़े बनते वड्डे वड्डे साह देखे कि कामरेड नूं मैं सोनिया गांधी मिलण आई, वह भी देखी, राजीव गांधी आया वह भी देखा, उन्होंने मिलण आया लालू यादव, मुलायम सिंह, देवगौड़ा देखा। बस एक गल सुनाउणी वड्डी कि वह झंडा चढ़ाता। अज कामरेड साहब कामरेडों से गाला कड्डो, मैं गल खड़ी करनी है तो मैं हुण दस दिया सिक्को साहब एक मिनट नहीं तो पहला कमाल करती। ये तो कमालों के बने हैं, प्रगट सौरी करती कमाल है। पहली गल सरजीत जी, तुसी जिस उम्र विच झंडा चलाया सी, जो 7 समुद्रां उत्ते गोरियां दा राज सी, तुसी किराए दी हड्डी जिन्ना बना के रखदा गोरियां नूं ते झंडा चलाता, किराए दी हड्डी। दूजी बेनती, मैं माफ करना, अज थोथों गाइडेंस की लोड़ है। मैं तुहानूं मर्द गिणदा बहुत कहानियां। एक बारी मैं ते कामड़ ज्योति बसू ध्यान नाल सुणिओ, तुसी सब कुछ कर सकते सी, ना कोई थोड़े वर्गे जम्मे ना जम्मे। वो खड़ा राजीव गांधी राजीव गांधी ऐसे खड़ा था तो मैं और ज्योति बसु और सरजीत जी आ रहे थे। मैं भी अकाली दल के 9 एमपीओं का लीडर सी। मैं भी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का मेंबर था। ऐसे आ रहे हैं सुरजीत जी वो कहता प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी राजीव आए खड़े, तवाड़ी हमें टाइम दे दो। वो कह बैठा राहुल राजीव गांधी
राजीव गांधी सरजीत नूं ते ज्योति बसु नूं आप मुझे 5.5 मिलना। महाराज जी सम मैं नाल ते मेरे किट्टे कपड़ भी इधर तगड़े मैनू ना पै जाए कंजर दा। आ लीडर कहते हमें टाइम नहीं। राजीव गांधी भाई मगर गया कहता क्यों कहता ज्योति बसु कहता मैं जहाज जाना है मैं महाराज अंग्रेजी क्या उन्हें कि आई कांट परमिट द पैसेंजर्स टू वेट फॉर मी एंड देन कहता मैं नहीं गया। राजीव गांधी का मुंह क्या इस सभा के सदस्य साहब, मंच में उपस्थित कॉमरेड सुखविंदर सिंह और पंजाब कमेटी के सेक्रेटरी कॉमरेड बलवंत सिंह रामवालिया जी जो पुराने हमारे सहयोगी रहे हैं कई दशकों से, और कॉमरेड सुरजीत के बहुत बड़े मतलब उनको बहुत ही मानते रहे हैं पूरी जिंदगी में, तरगत सिंह जी, और मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आज कॉमरेड सुरजीत का जन्मदिन और ये जन्मदिन की बात जब आती है तो एक बार याद रख रहा था उन दिनों में किसी को ये पता नहीं होता था कि कौन से दिन पर पैदाइश हुई है। वो पुराने जमाने में वो बताते फलाने महीने में फलाना मौसम था, मतलब उसके आसपास कुछ पैदा हुआ। सुरजीत साहब जब कॉमरेड को स्कूल में भर्ती हुए और स्कूल वालों ने पूछा कि कौन सा है तेरा डेट ऑफ बर्थ या कब पैदा हुआ, तब पता नहीं था। अब पता नहीं था तो फिर उन्होंने तब समझाइए कुछ 31 के बाद की बात है, जब स्कूल से निकल के कॉलेज जा रहे थे शायद कुछ समय के बाद, तभी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का शहादत हुई थी। उससे पूरा पंजाबी नहीं पूरा देश प्रभावित था। अब उस प्रभाव में आकर कॉमरेड सुरजीत ने कह दिया 23 मार्च है जो शहीद दिवस है वही है मेरा जन्मदिन। यानी उस दिन से लेकर आज तक उनकी भावना को समझना है। अब किसी को पता नहीं, कोई भी डेट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 23 मार्च ही है मेरा जन्मदिन, जिस दिन भगत सिंह शहीद हुए उसी दिन मैं पैदा हुआ। वो चले गए, लेकिन उनकी बात और उनको वो हासिल करना चाहते हैं उस संघर्ष को, लड़ाई को हम आगे बढ़ा के ले जाएंगे और वो हमारी प्रतिज्ञा है। और यही प्रतिज्ञा के आधार पर पूरा जिंदगी उनकी बीती। हमारे पीढ़ी के जैसे छोटे लोगों के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत हम सबको मतलब क्रांतिकारी आंदोलन में ले आने में बहुत उनका बड़ा योगदान रहा। और इसके चलते हुए कि सवाल क्या था, सवाल क्या था, भगत सिंह से प्रेरणा न सिर्फ उनकी शौर्य से लेकर जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया ब्रिटिश हुकूमत की, वो अपने आप में प्रेरणादायक है। उससे भी कई लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कॉमरेड सुरजीत और उनकी पीढ़ी जो कम्युनिस्ट बने, उन सब के लिए उनका प्रभाव किस तरीके से उनके ऊपर पड़ा। भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका, भगत सिंह ने बहादुरी दिखाई, वो सब एक तरफ, लेकिन भगत सिंह के विचार क्या थे, भगत सिंह का ख्याल क्या था। और एक विचार भगत सिंह का, कई सारे बातें भगत सिंह ने कही, लेकिन एक बात भगत सिंह की कॉमरेड सुरजीत और पूरे कम्युनिस्टों के जहन में मतलब बढ़ गई। वो बात ये रहा कि हम आजादी के लिए लड़ रहे ब्रिटिश हुकूमत से, राजनीतिक आजादी हम हासिल भी कर लें, लेकिन जब तक वो राजनीतिक आजादी हमें जो हासिल करेंगे वो जब तक हर इंसान का आर्थिक आजादी के रूप में नहीं बदलेगा तब तक हमारी संघर्ष जारी रहेगी। और ये था भगत सिंह की प्रेरणा। और आर्थिक आजादी का मतलब क्या है, समाजवाद। और जेल से रशिया के नेता लेनिन को वो टेलीग्राम भेजा करते थे कि रशिया और वहां की समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो ये सब बातों को लेकर कॉमरेड सुरजीत भी और उनकी पीढ़ी को भी बहुत बड़ा प्रेरणा मिला। और यहीं पर पीछे जो पुराना जो कलेक्ट्रेट था, वहां पर जब बड़े बड़े नेता मुकर गए कि वो तिरंगा नहीं फहराएंगे, सुरजीत जब 16 साल के थे तब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हारे पे अंदर हिम्मत नहीं है तो मैं ही करूंगा, तिरंगा दो करके लेके
आकर जबरदस्ती अब उन्होंने उसको फैलाया। बाकी सब आपने से कुछ सबसे सुना। आज परसों की बात है, केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई। हमने कहा ये वादा तो रह गया, मैं जा रहा हूँ पंजाब परसों। तो उनका कहना था कि सही है गलत, लेकिन उनका कहना तो था कि वो गलत फहमी में थे कि अगस्त में जिस समय कॉमरेड सुरजीत का देहांत हुआ उस दिन जो है यहाँ पर अब हम एक मेमोरियल बनाएंगे और वो हम जिम्मेदारी लेंगे, यानी पंजाब सरकार। अब देखिए कितना लागू होता है या नहीं होता अलग बात है, हम तो लड़ेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये पुरानी कलेक्ट्रेट के पास इस बात को इतिहास में इस बात को लिखे रखना जरूरी है। तो उसीलिए ये होशियारपुर में आज का है। तो असली बात आज क्या है, 3 चीजों की मिलावट नहीं की। शहादत का दिवस, 75वीं सालगिरह देश की आजादी का, और आज इन दोनों के बीच में संबंध क्या, कॉमरेड सुरजीत की जन्मदिन, इनमें संबंध क्या कि वो लड़ाई जो भगत सिंह ने शुरू की थी, राजनीति की आजादी को आर्थिक आजादी के रूप में बदल रहा हर इंसान का, वो लड़ाई को और आगे ले जाने की जरूरत है। आज वही देख रहे हैं, 75 साल हो गए आजादी के। पहली बार देश के अंदर पार्लियामेंट पिछले 2-3 हफ्तों से चल नहीं रही। कुछ लोग कहते हैं कि सही टाइम पे मैं पार्लियामेंट छोड़ के बाहर आ गया, क्योंकि पार्लियामेंट तो चलता नहीं है। और उसके अंदर कौन नहीं चला दे रहा, तो सरकार। पहले यह होता था कि विपक्ष नहीं चलाने देती थी, अब सरकार खुलेआम कहती है कि हम चलने नहीं देंगे। बहाना यह है कि राहुल गांधी को माफी मांगना, जो बातें उसने विदेश में कहा। अरे राहुल गांधी ने जो भी कहा हो, उससे ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री खुद कहे, जो विदेश में जाकर 2014 में विदेश में जाकर कहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका कहना यह है कि भारत को लोग को शर्म आती थी ये कहते हुए कि हम भारत के लोग हैं। अब इससे ज्यादा क्या है कि कौन सी बात हो सकती है? अरे एक जमहूरियत में जो बोलना चाहता है बोले, अगर देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कोई आपत्तिजनक नहीं है, तब तो जमहूरियत में फ्रीडम, अब सबको आजादी है ये बोलने की। खैर वो बहाना था। असली कारण क्या है पार्लियामेंट ना चलने की? असली कारण ये है कि जब से अदानी साहब का घोटाला सामने आया दुनिया में, और उसके चलते हुए जो 260 पे थे यानी अमीर लोगों की सूची में 2014 में, 2022 तक दुनिया के दूसरे अमीर आदमी बन गए अदानी। इतनी छलांग मारी। अब वो छलांग मारी, वो कैसे मारी, वो गलत रास्ते, वो सब अब एक्सपोज हो गया, वो रिपोर्ट में आ गया। हम कह रहे हैं कि ये कैसे होने दिया, इसके पीछे सरकार का संरक्षण क्या है, और अपने प्रधानमंत्री और अदानी साहब के बीच में वो दोस्ती और वो संबंध तो पूरा दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अदानी के हवाई जहाज में वो घूमते थे। तो अब ऐसी हालत में स्पष्टीकरण मांगे सरकार से, इसके ऊपर जांच हो, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ ना, वो नहीं मानते। पार्लियामेंट में बहस हो, वो नहीं मानते, और कहते हैं कि हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। देश के 140 करोड़ लोग मोदी साहब के समर्थन में खड़े हैं। अरे 2019 के चुनाव में पूरे भाजपा को पूरे देश भर में 23 करोड़ वोट मिले 23 करोड़, लेकिन ये कहते हैं 140 करोड़ के हम जो है हमारे समर्थन। अब ये कहते हैं कि हम चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। चुनाव जीतने का मतलब ये है कि जनता हमें समर्थन दे रही है। पिछले पहले हुए थे 3 प्रांतों में चुनाव, आपके कहां पे, आपके गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के म्युनिसिपल चुनाव। गुजरात में भाजपा फिर जीत के आई, हिमाचल में भाजपा की सरकार हार गई। भाजपा की हार हुई हिमाचल में, उसकी खुद की सरकार थी। दिल्ली के अंदर म्युनिसिपैलिटी में 15 साल से राज कर रही थी भाजपा, इस बार हार गई। तो अब ये कहना कि जहां जहां चुनाव लड़ रहे हम जीत रहे हैं और मोदी साहब की कोई रुकावट ही नहीं है, ये गलत है, ये वास्तविकता नहीं, ये असलियत नहीं है। और उसके बाद चुनाव हुए अब उत्तरी पूर्व में 3 प्रदेशों में चुनाव हुए, हर प्रदेश में है 60 एमएलए, यानी 180 एमएलए में से भाजपा कितने जीता? 44 जीता 180 में। एक जगह पर वो सरकार बनाए जो बहुमत है 2 का,
32 मिले उनको त्रिपुरा में, जिनके बाद 46 थे पहले, वो कट के 32 पे आ गया। मेघालय में 2 सीट जीत पाई बीजेपी, बाकी 58 सीटों में उसके जमानत जब्त हुए। नागालैंड में उसके 12 एमएलए। लेकिन प्रचार जोरों से चलता है कि मोदी को रोकने वाला कोई नहीं है, हर चुनाव जो है वो जीतेंगे, और इसलिए उनके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन ये सवाल जरूरी है पूछना। आज एक नया गठबंधन पैदा हो गया देश में, फिरका परस्ती ताकतें और बड़े बड़े पूंजीपति और सरमाएदारों की गठबंधन, और ये कॉर्पोरेट कम्युनल जो नेक्सस जो है, ये अपने देश की लूट कर रही है। पिछले इतने सालों में जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, 11 लाख करोड़ रुपए से भी थोड़ा ज्यादा, 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने लिया था हमारे देश के सरकारी बैंकों से, उस कर्जे की माफी हुई। अपना किसान कर्जा अगर नहीं लौटाता तो उसका जमीन जब्त हो जाती है, उसका पशु जब्त हो जाते हैं, और उसके लिए अब कर्जा माफ करने की बात कहो तो उस कर्जा कहती है उसके पास पैसे नहीं। लेकिन 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 8-9 सालों के अंदर वो माफी हो गई। बड़े बड़े टैक्स के अंदर राहत मिलती है बड़े बड़े पूंजीपतियों को, और यहाँ की हालत ये पिछले ये महामारी कोविड के चलते हुए 2 सालों में हमारे देश के 1% लोग 1% लोगों के हाथ में 40.5% देश के अंदर जो नया संपत्ति पैदा हुआ वो संपत्ति का हिस्सा है। यानी अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। और ये तरक्की की बात कहते हैं हम, जो है देश की जनता की तरक्की की बातें कहते हैं, लेकिन अमीर होते जा रहा है। वो क्या रहा है इस पैसे का? ये पैसा कोई कारोबार में लगाया नहीं जा रहा है। आपके छोटे छोटे एमएसएमई जो होते थे वो सब बंद पड़े हैं। आपके फगवाड़ा आते आते जब लुधियाना पार होता था, जब हम छात्र थे, छात्र आंदोलन में थे, आधी रात को चाय पीने की बात होती तो वो वहां पे जाते थे इंडस्ट्रियल एरिया में लुधियाना में। पूरी रात वहां पे लेज चलती थी, कारखाने चलते थे, काम होता था 3-3 शिफ्ट का। आज जाके देखो इंडस्ट्रियल सिटी में क्या सन्नाटा, सब कारखाने बंद। क्यों? अगर उनको उत्पादन करने के लिए मोदी सरकार कहती है कि हम उनको पैसे देंगे माने कर्जा लो, हम कर्जा देंगे। अरे कर्जा भी लेकर कोई उत्पादन करेगा? ये एमएसएमई या छोटा कारखाना है, जो भी उत्पादन करता है वो चीज को तो बेचना पड़ेगी ना। अगर वो बिकनी है तो लोगों के हाथ में खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अगर लोगों के हाथ में खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो कौन सा कारखाना खुल सकता है? क्योंकि जो भी कारखाना उत्पादन करेगा वो बिकेगी नहीं, और बिकेगी नहीं तो वो धंधा नहीं चलेगा, ना आर्थिक विकास होगा। तो सवाल यह है कि लोगों के हाथ में आर्थिक क्षमता बढ़ानी, लेकिन उल्टा कर रहे हैं मोदी साहब की नीतियां। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। क्या इसके लिए वो कहते हैं ये तो दुनिया का हालत है, दुनिया के मुकाबले में हम बेहतर हैं। अरे दुनिया का हालत भी नहीं है, ये भी गलत बात है। खैर, लेकिन हमारे सामने एक रास्ता है जिससे लोगों को राहत मिल सकती है और आर्थिक विकास भी हो सकता है। तो क्या है रास्ता? वो रास्ता क्या है? ये जो आप दे रहे हो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, आपके दोस्तों को, जो आपके दोस्त पूंजीपति है उनको जो है मुनाफे बढ़ाने के मौके दे रहे हो, उसको बंद करो। 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है उसको वसूलो। इन्हीं लोगों के पास बहुत बड़ा संपत्ति है, कई सारा। अगर किसान का पशु और जमीन जब्त कर सकते हो, ये संपत्ति क्यों नहीं कर रहे उनकी? जिसको कर्जा देना है वो करो, और ये पैसा सरकार निवेश में लगाए ताकि हमारे कुएं खोले, नहरें खुदवाएं, गांव में सड़कें बनवाए। अगर ये काम करवाती है सरकार निवेश करके ये पैसा, तो करोड़ों लोगों को नए नौकरियों की सृष्टि होगी। और अपना नौजवान को जब रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये भटकना भी बंद होगा, गलत रास्ते में जाना भी बंद होगा। वो अपनी नौकरी में जो कमाएगा उसको जब खर्च करेगा, उससे जो है देश के अंदर मांग बढ़ेगी,
बंद पड़े कारखाने खुलेंगे और लोगों की हालत सुधरेगी, आर्थिक विकास भी होगा, लोगों की हालत सुधरेगी। ये कर सकते हैं? सीधा है सामने? नहीं, ये नहीं करेंगे। अगर ये करेंगे तो वो लूट का मुनाफा घट जाएगा। तो इसलिए एक तरफ से लूट, और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे इस लूट के खिलाफ, वो जो है देशद्रोही बन जाते हैं। आज मोदी साहब कहते हैं मेरे खिलाफ, वो बीबीसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्री जो दिखाया गुजरात के बारे में, वो डॉक्यूमेंट्री जो दिया वो है हमारे देश के दुश्मनों की तरफ से आया। अदारी साहब का कहना है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये हमारे देश के दुश्मन है जिन्होंने रिपोर्ट दिया। यानी जो भी मोदी या अडवाणी उनसे कहे कि भाई आपकी ये गलतियां हैं, तो उनको गलत भी बताने की अधिकार आज नहीं है किसी के अंदर। अगर गलत बताओगे तो आप जो है देशद्रोही हो। कल को दिल्ली में 200 FIR दर्ज कर दी दिल्ली पुलिस, क्योंकि वहां पे पोस्टर लगे हुए थे ये कहते हुए मोदी हटाओ देश बचाओ, और ये नारा हम तो देते आ रहे कई दिनों से। अब ये नारा पोस्टर में लगा हुआ है, तो कैसी हिम्मत है आपको मोदी साहब के ऊपर उंगली उठा रहे? यानी मोदी साहब के खिलाफ अब सरकार की नीतियों का क्रिटिसाइज करना या सरकार की नीतियों को ये बताना कि ये गलत है, ये हम सोचते हैं कि फर्ज है हर देशभक्त का। सरकार की आलोचना करना, पूरे पार्लियामेंट की जिंदगी में हमारी यही बात रही है कि सरकार की कौन सी नीति किस तरीके से गलत है उसको सुधारें। आज ये कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो वो देशद्रोही, और उसको गिरफ्तार कर लोगे आप। गिरफ्तार करके उसके ऊपर बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून ऐसे बदल दिया आपकी बेल देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कई सारे लोग आज जेल में पड़े हुए हैं। और ये दुरुपयोग कैसे हो रहा है? ये जांच एजेंसियों का, ईडी का। जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने 3555 से ज्यादा ईडी के केस दर्ज हुए, और 9 सालों में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इनमें से 3500 से ज्यादा केसेस में से 23 लोग गिरफ्तार हुए। 23, यानी बाकी लोगों के ऊपर केस बनी नहीं, लेकिन हम जेल में जाके रखे हो। वो भी रिहा होंगे, लेकिन रिहा होंगे 7 साल बाद, 8 साल बाद, तब तक वो भुगतेंगे। तो इस तरीके की जनजातीय अधिकारों के ऊपर हमला, और उसी तरीके से ये सांप्रदायिक जहर को फैलाते हुए, ये सांप्रदायिक फिरका परस्ती और ये बड़े पूंजीपतियों की जो ये नई गठबंधन जो बनी, इसके चलते हुए सांप्रदायिक जहर को फैलाते हुए आज जो है देश के अंदर कई प्रांतों में अंदर एक किस्म की हिंसा और तनाव की परिस्थिति पैदा हो रही। आप ही के बगल में हरियाणा में देखा आपने 2 मुसलमान नौजवानों को किस तरीके से गौरक्षक समिति ने उनकी हत्या कर दी। चलिए केस चल रही है, कानून करवा रही है, लेकिन इस तरीके से बिठाना, अब इस तरीके से नफरत के आधार पर राजनीति चलाना, यही था जिसके खिलाफ भगत सिंह और उसके बाद कई सारे कम्युनिस्ट पीढ़ी सुरजीत साहब के साथ जो जिसके खिलाफ लड़ रहे थे। जब हम स्कूल कॉलेज गया करते थे, एक नारा हुआ करता था जिसको हम सब बोलते बोलते बड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के 4 सिपाही। ये था नारा, और इसी नारे के आधार पर देशभक्ति की प्रेरणा, देशभक्ति भावना और एकता की बात जो है बढ़ती थी। आज हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत, हिंदू ईसाइयों के बीच में नफरत, और ये नफरत और जहर और गलत प्रचार के चलते हुए आज अपने देश की सामाजिक एकता और अखंडता को ही बहुत बड़ा खतरा है। और पंजाब के हमारे भाइयों बहनों को हमें समझाने की जरूरत नहीं। 1980 के दशक में 200 से ज्यादा हमारे अगुआ, उनकी जान ली गई इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। 200 से ज्यादा हमारे कम्युनिस्ट शहीद हुए। लड़ झगड़ के पंजाब के लोगों ने फिर अपनी एकता और सफलता कायम की। तो आप जानते हो इस नफरत की राजनीति और इस तरह की राजनीति का मतलब क्या है। अब इससे सर्वनाश होने से बचना अगर है तो इस तरीके से ताकतों को सत्ता से दूर रखना जरूरी है। तो आज हर चीज के ऊपर दबाव जो है बढ़ता जा रहा है। पार्लियामेंट तो चल नहीं रही, कोर्ट कचहरी के ऊपर, जजों के ऊपर, हमारे कानून मंत्री देश के रोज टिप्पणी देते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और जजों के खिलाफ। अरे न्याय दिलाने का काम है कानून का। अब न्याय दिलाने की जगह पे आरोप और सरारोप लगाते रहो दोनों, तो इसके चलते हुए आम लोगों की हालत क्या होगी। यानी अपने जुडिशरी पे हमला, पार्लियामेंट पे हमला, जुडिशरी पे हमला, इलेक्शन कमीशन,
सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सरकार अकेली नहीं करेगी, वो पार्लियामेंट और विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे, यानी हर संस्था के ऊपर हमला। और ये चलते हुए इस तरीके के दुष्प्रचार को भी बढ़ाते हुए ये एक ऐसी वातावरण बन रही है आज देश में जिसको बदलना जरूरी है। और यही बदलाव आता है मुख्य बात जनसंघर्ष। हाल ही में 20 तारीख को बहुत बड़ा संयुक्त किसान मोर्चे से बहुत बड़ा महापंचायत जो हुई, उस महापंचायत के सामने फिर से सरकार को झुकने की जरूरत पड़ी और वो जो है एमएसपी लागू करने की सिर्फ वादा ही रहा, अभी तक वो हुआ नहीं। और वो कानून पारित होना है, ये बात हम पिछले 10 सालों से कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर भी। आज वो कानून को पारित करने के लिए दबाव फिर से जोर हुई। महाराष्ट्र के अंदर फिर से लॉन्ग मार्च चला। वो लॉन्ग मार्च जब शुरू हुआ दूसरे दिन महाराष्ट्र की सरकार, भाजपा की सरकार, शिंदे भाजपा की सरकार, उस सरकार को झुककर वो सामने आना पड़ा। सवाल ये था कि प्याज के दाम पर, आपने सभी देखा होगा, सुना होगा कि प्याज को किसान जो है वो रोडों पे फेंक रहा था, जला रहा था, क्योंकि 2-2 रुपए 3-3 रुपए मिल रहे थे किलो उसको दाम, उसका कोई बड़ी भारी नुकसान हुई। अब ये 2 दिन में, ये लॉन्ग मार्च शुरू होने के 2 दिन में 350 रुपए पर क्विंटल का बोनस अनाउंस किया सरकार ने और एमएसपी अनाउंस किया वहां पर प्याज के लिए और इसके साथ कई सारे और पदार्थों के। तो पहली बार ये हुआ कि लॉन्ग मार्च मुंबई तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार झुककर ये सब मान लिया। और हमारे कॉमरेडों ने कहा क्या, जब तक इसका ऐलान आप असेंबली में नहीं करोगे और जब तक लिखित में ये ऑर्डर पारित नहीं होगे, ये लॉन्ग मार्च यहीं बैठे रहेगी करके बैठ गए वो थाने में। अगले दिन असेंबली में मुख्यमंत्री को ऐलान करना पड़ा, वो नोटिस देनी पड़ी और तब जो है अपने किसान भाई उठे। यानी संघर्ष के आधार पर अगर चलोगी तो हासिल करना संभव है। अब हर फैक्ट्रियों में जहां पर निजीकरण हो रहा है, जहां पर लूट मची हुई है अपने देश की, हर फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर वहां पे, वहां की ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो वहां वो अपने संघर्ष को जो आगे ले जा रही है, उसके चलते हुए वहां पर भी सफलता मिल रही है। उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार इलेक्ट्रिसिटी के जो मुलाजिम है वो 72 घंटे की स्ट्राइक में, लाखों के तादाद में उस स्ट्राइक पे जाकर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का निजीकरण जो करना चाह रहे थे और अदानी साहब को एक ये देना चाह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट योगी सरकार को, उसको रोक पाए। यानी अगर योगी सरकार को रोक पाए सकते हैं आप मजदूर अपनी ताकत से। और वही बात हुआ महाराष्ट्र में, वही बात हुआ आपके कर्नाटक में। और अपने बहने जो स्कीम वर्कर है आशा के, मिड डे मील के, उनकी बहुत बड़ी बड़ी संघर्ष पूरे देश भर में चल रही है और बहुत सारी जगह पर उन्होंने अपने मांगों को आधार पर हासिल भी कर पाया वहां की राज्य सरकारों से। यानी मजदूर एक तरफ, किसान एक तरफ, खेत मजदूर दूसरी तरफ, और उनके समर्थन में महिला, आपके युवा और छात्र, ये सब अपने अपने सवालों पर आज जनसंघर्षों में उतर रहे हैं। और आने वाले 5 अप्रैल को हमारे भी निवेदन है, हम भी पार्टी की तरफ से भी उसके समर्थन की, 5 अप्रैल को पार्लियामेंट को घेरने का उन्होंने प्रोग्राम किया मजदूरों के साथ। और दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट घेरने के लिए वो दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे इन्हीं सवालों को लेकर कि एमएसपी का लागू हो और आम लोगों के लिए राहत के लिए कई सारे डिमांड जो है उसको लेकर चले हैं, क्योंकि वो एकमात्र रास्ता है जिसके चलते हुए हम अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए हम अपनी संघर्ष करते रहे और साथ ही साथ देश को बचाने के लिए आज इस मोदी सरकार को हटाना जो जरूरी है, उसके लिए बाकी जितने भी तैयार हैं उन सबको लामबंद करने की जरूरत है। यानी एक हाथ से संघर्ष तेज करें, दूसरी हाथ से जो भाई तरगत सिंह कह रहे थे कि जितने भी हमारे देश के अंदर जो तैयार है आज इन सांप्रदायिक फिरका परस्ती ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए, उन सबको इकट्ठा होकर आज जो है भारत को बचाना है आज, ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत को हम बना सकें। अब हमसे कहा गया कि कांग्रेस सुरजीत ने जो उन्होंने जो रोल प्ले किया, अदा किया, वो आपको करनी चाहिए। अरे भाई ये जबरदस्त ये मत करो, मेरे से बेइंसाफी। कांग्रेस सुरजीत वो तो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं और वो अब देश के सिपाही रहे हैं और वे उस पीढ़ी से आते हैं जो ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया और वो एक अलग बहादुरी की मतलब पीढ़ी है, जमाना है, उनसे हमारा तुलना मत करिएगा, हम उनके लायक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो काम उन्होंने जो कर पाए, जो बाकी जितने भी ताकतें हैं उन सबको इकट्ठा कर पाने की वो कोशिश जारी है, वो कोशिश चल रही है। कई
कहीं कहीं पर कोई आएंगे, कभी कोई जाएगा, कभी आएगा जाएगा, लेकिन हम तो रहेंगे वहीं पर और सबको इकट्ठा करने की कोशिश हमारी रहेगी। तो अब ये कोशिश जारी है, ये चलती रहेगी। अब इसके बारे में डिटेल में कहना भी गलत होगा, क्योंकि पता नहीं अब कल को कौन किधर जाएगा इसको देखकर, लेकिन ये जारी है। क्योंकि आज बहुत सारी पार्टियों में एक बात तो ये बढ़ गई कि अगर इस संविधान को और हमारे देश के अंदर जमहूरियत को हम नहीं बचा पाएंगे तो तानाशाही के अलावा एक फांसीवादी तानाशाही की तरफ हम पहुंचेंगे। और फांसीवादी तानाशाही की तरफ जो पहुंच रहे हैं, अगर उसको रोकना है, जमहूरियत को वापस अगर मजबूत करना है देश में, हमारे संविधान को लागू करवाना है मुल्क में, तब इन भाजपा वालों को सरकार से दूर रखना जरूरी है। बिना उनको दूर रखे हुए हम भारत नहीं बचा पाएंगे आगे। तो इसलिए भारत को बचाना है, आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण करना है। जो ख्याल और भगत सिंह के और उसके बाद उनसे प्रेरणा लेकर और सुरजीत की पीढ़ी से सब लोग के पास थी कि ये जो जो राजनीतिक आजादी है हमारी, वो आर्थिक आजादी के रूप में बदलना है हर इंसान के लिए। और वो तभी संभव है जब समाजवाद की संघर्ष तेज होगी और जन संघर्ष मजबूत होगी। तो आइए यही है प्रेरणा आज। अगर भगत सिंह से प्रेरणा ले रहे, कांग्रेस सुरजीत से प्रेरणा ले रहे और 75 साल की हमारे देश की आज़ादी को हम मना रहे हैं। इस 75 साल जो भी हम हासिल किए हैं, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज के रूप में, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में, और इस गणराज की बचाव आज करना जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ पाए। बचाना है, जमहूरियत को बचाना है तो आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इसलिए जनता पार्टी, जो सरकार बनाने वाली जनता पार्टी, जो बाबू जगजीवन राम भी उनके साथ जब जुड़े थे, ये बनी चुनाव के बाद ही जनता के दबाव से। 2014 में यही था, चमकता भारत, वाजपेयी का कोई मुकाबला नहीं है, याद है आपको? रमगल ये सबको याद होगा, वाजपेयी का कोई मुकाबला नहीं है 2004 में। और हुआ क्या, मुकाबला निकला आया और डॉक्टर मनमोहन सिंह बन गए 10 साल के लिए प्रधानमंत्री। और वो भी हुआ कैसे? जनता के दबाव से। यूपीए बना चुनाव के बाद 2004 में, जब मनमोहन सिंह जब बने थे, हमारे लाल झंडे के 61 एमपी चुनकर आए थे उस समय लोकसभा में, 61, और उस 61 में से 57 एमपी कांग्रेस को हरा के वो लोकसभा पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी जब सामने सवाल आया कि देश को बचाना है, ये फिरका परस्ती ताकतों का सरकार नहीं बनने देना है, तब 61 में से कांग्रेस को हराकर लोकसभा पहुंचने वाली पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समर्थन करते हैं, तभी वो सरकार बन पाई। यानी जितना भी हम राजनीतिक स्तर पर मतलब हमारे मतभेद हो, लेकिन जब देश का सवाल आता है, देश को बचाने की बात आती है, वहां पर सबसे आगे रहेंगे और सबको इकट्ठा करके आज अपने भारत को बचाने के लिए पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन आपसे अपील है कि नीचे से आवाम की दबाव उसको मजबूत करिएगा ये काम, क्योंकि जब ऊपर का हाथ पार्टियों का, नीचे का हाथ आवाम का, जब ये दोनों मिलते हैं तभी ताली बजती है, तभी आवाज़ निकलती है, और ये दोनों को मिलाने की ज़रूरत है। और ये मेरी अपील और आपसे ये मेरा निवेदन है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस तो सुरजीत को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को, उनकी प्रेरणा और हमारे ऊपर हमारी ताकत को और मजबूत करती रहेगी, ये इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।